आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के जुर्म और जुल्म की तमाम कहानियां आपने सुनी हैं। आपने यह भी सुना होगा कि कैसे आईएसआईएस फिदायीन की भर्ती करता है। पिछले साल भारत से भी कुछ युवक आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए गए थे। आईएसआईएस के लिए काम करके लौटे एक फिदायीन ने अपने कबूलनामे में जो बातें बताई, अपनी आप बीती सुनाई, वो बेहद ही सनसनीखेज हैं। और आज जी न्यूज आपको कई ऐसी बातें बताने जा रहा है जो आईएसआईएस और उसके फिदायीन के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुनी है। ये कहानी है मुंबई के पास कल्याण में रहने वाले 23 साल के अरीब मजीद की। अरीब मजीद वही शख्स है जो पिछले साल आईएसआईएस के हनी ट्रैप में फंसकर जिहाद के लिए सीरिया गया था, लेकिन बुरी तरह जख्मी होने के बाद वो मुंबई लौट आया और फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। अरीब ने 200 पेज के अपने कबूलनामे में जो कुछ बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जी न्यूज आपको वही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। मुंबई से हटा कल्याण उपनगर है ये। यहीं से शुरू होता है आरिफ माजिद का सफर। स्कूल और कॉलेज में अच्छे नंबर से पास होने वाला एक पढ़ाकू छात्र कैसे पहुंच गया कल्याण से सीरिया। एनआईए को दिए अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में आरिफ ने ये बातें कही है, जिसकी डिटेल्स जी मीडिया के हाथ लगी है। भारत का पहला आईएसआईएस ऑपरेटिव बनने की दास्तां है ये, जिसकी शुरुआत में आरिफ ने कहा है कि कल्याण के कुछ इंटरनेट कैफे के कैसे संपर्क में वो आया और यहाँ के कुछ लोगों ने उसे कैसे लीड दी। मैं अरीब मजीद, अपने परिवार के साथ मैं मुंबई के पास कल्याण में रहता था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था। 10वीं की परीक्षा में मुझे 83% नंबर मिले थे। मैंने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया। जनवरी 2013 में खबर आई कि आईएसआईएस सीरिया में इस्लामिक कानून के तहत खिलाफत यानी सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस बारे में काफी जानकारी थी। मैंने इस तरह के पेजेस को लाइक करने लगा। मैंने सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया, टर्की, सऊदी अरब और इराक समेत कई देशों के लोगों से संपर्क साधा। धीरे धीरे मेरा मन भी हिजारत के लिए बेचैन होने लगा। सोशल मीडिया पर मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जिसमें आतंकी शराब और सिगरेट की फैक्ट्री चला रहे थे और इस्लामिक कानून के मुताबिक चोरों के हाथ काटते थे। इन वीडियो, किताबों और इस्लाम के कथित विद्वानों के भाषण ने मुझ पर गहरा असर किया। मुझे लगा कि मैं अपनी दौलत या जिंदगी देकर मुझे अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि एजेंसीज को आरिफ मजीद ने पूछताछ में बताया कि कैसे बाकी युवक भी उसके संपर्क में आए। आपको बता दें कि आरिफ मजीद अकेला नहीं था जो कल्याण से निकलकर आईएसआईएस में शामिल हुआ था, बल्कि 3 और युवक भी वहां गए थे। लेकिन अकेला आरिफ मजीद ही वापस लौटकर आया, बाकी तीनों नहीं। और वापस लौटकर आए आरिफ मजीद ही वो वजह है जिसके कबूलनामे की डिटेल्स के चलते इंडियन एजेंसीज को ये पता चला कि कैसे कड़ी से कड़ी मिलाई जाती है। साल 2011 में मेरी मुलाकात फहद शेख से हुई। वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। फहद ने मुझे बताया कि उसने आईएसआईएस को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेस कैस नाम का फर्जी प्रोफाइल बना रखा है। 20 फरवरी 2014 को मैंने फहद के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि मैं जिहाद के लिए सीरिया जाना चाहता हूं। फहद ने बताया कि शाहीन टंकी और अमन तांडेल नाम के 2 और युवक भी जिहाद के लिए जाना चाहते हैं। ये दोनों युवक कल्याण के ही रहने वाले थे। 25 फरवरी को हम लोगों ने सीरिया जाने का प्लान बना लिया। अपने कबूलनामे में अरीब बताता है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर आईएसआईएस के लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि टर्की से सीरिया जाने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसके बाद इस ग्रुप के लोगों ने एक नामचीन ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किया, लेकिन उसने जो दस्तावेज मांगे वो इन चारों के पास नहीं थे। इसके बाद बनाया प्लान बी। तब उन्होंने इराक से सीरिया जाने की योजना बनाई। भाईखला की ट्रैवल एजेंसी ने 60 हजार रुपए में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले ग्रुप में उन्हें शामिल कर इराक भेज दिया। 25 मई 2014 को हम सब बगदाद पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने लोकल सिम कार्ड खरीदे। मेरी फेसबुक लवर ताहिरा ने हमें बगदाद पहुंचने के बाद अबू फातिमा और रहमान दौलती नाम के 2 लोगों के नंबर दिए थे
टूर ऑपरेटर ने हमें सदून स्ट्रीट इलाके के बुर्ज असलाम नाम के होटल में हमारे रुकने का इंतजाम किया था। हमने अपने ठिकाने के बारे में दौलती और फातिमा को खबर कर दी थी। फातिमा ने हमें बगदाद छोड़कर मौसूल की तरफ जाने को कहा। फातिमा ने हम सबका हुलिया बदलने को भी कहा। मैंने दाढ़ी साफ करवा ली और हेयर कट भी करवाया। हम जियारत के बहाने मौसूल की तरफ रवाना हुए। तकरीबन 30 चेक पॉइंट पार करने के बाद मौसूल पहुंचे। हम वहां एक होटल में रुके। यहां हमें नए नाम दिए गए। मेरा नाम अबू अली अल हिंदी रखा गया। फहद को अबू बकर अल हिंदी, शाहीन को अबू उथमन अल हिंदी और तांडेल को अबू उमर अल हिंदी नाम दिया गया। मौसूल में ये लोग 10 से 12 दिन तक रहे। शुरू में इनका प्लान खत्म होने की कगार पर था, मगर ये बाल बाल बच गए। हुआ ये कि ये चारों अबू फातिमा के कहने पर सबून जी मस्जिद के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी इराकी सेना ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब इन्होंने अपने भारतीय होने की पहचान दी और तीर्थ यात्रा पर आने की बात कही। तब जाकर इन्हें छोड़ा गया। इराकी सेना ने तो अरीब और उसके साथियों को छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद जल्द ही वो लोग आतंकियों के ठिकाने तक पहुंच गए। कुछ देर बाद ही सफेद रंग की हुंडई कार हमारे पास आई और ड्राइवर ने हमें भीतर बैठने को कहा। ड्राइवर ने अपना नाम अली बताया था। ड्राइवर के पास ग्लोक पिस्टल थी, जबकि कार में सवार एक और आदमी के पास AK-47 थी। अली ने हम सबके मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाल लिए और हमें मौसूल की सीमा के बाहर एक दूसरे शख्स के हवाले किया। हमें एक छोटे से गांव जजीरा ले जाया गया, जिसमें मुश्किल से 10 से 12 कच्चे मकान थे और कुल आबादी 25 से 30 लोगों की थी। ये सब कोई और नहीं, ISIS के लड़ाके थे। इनके पास AK-47, PK मशीन गन, शॉर्ट गन, M16, QZ, M4 जैसे घातक हथियार थे। 3 दिन बाद हमें 7 घंटे की यात्रा के बाद हुदूद नाम की जगह पर ले जाया गया। यहां हम सबका रजिस्ट्रेशन किया। यहां तकरीबन 200 लोगों को भर्ती किया गया था। यहां से हमें बस में बिठाकर एक और सेंटर शराई मोचकर ले जाया गया। बस में 15 से 20 लोग सवार थे। अब्दुल्ला आजम मोचकर सेंटर में हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। हमें AK-47 चलाना सिखाया गया। ISIS ने मेरी वो तस्वीर निकालकर अपनी वेबसाइट पर लगाई, जिसमें मैंने हाथों में AK-47 ले रखी थी। हमें रक्का के अलग अलग कैंप्स में तरह तरह के खतरनाक हथियार चलाने, बारूदी सुरंग उड़ाने और सुसाइड हमले की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमें फिर से हुदूद सेंटर लाया गया। हमें अलग अलग काम दिए गए। मैंने शहादत को चुना। इसके बाद शुरू होने थे अरीब और उसके साथियों के असाइनमेंट। जो ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद उस पर अमल का वक्त था, यानी जान देना और जान लेना। हर किसी का रोल तय। पहला प्लान फेल होने की सूरत में बैकअप प्लान भी तैयार। 3 अगस्त को मुझे 9 लोगों के साथ इराक भेजा गया। इनमें से मेरे समेत 3 लोग फिदाइन थे। मौसूल डैम की लड़ाई में मेरा रोल सुसाइड बॉम्बर का था। तय हुआ था कि टीम के बाकी लोग इराकी फौज को उलझाए रखेंगे और मैं 2.5 किलो विस्फोटकों से लदी कार के साथ हमला करूंगा। लेकिन एक दिन पहले ही हवाई हमले में कार उड़ा दी गई और हमें यह मिशन रद्द करना पड़ा। पहला मिशन नाकाम होने के बाद हमें एक और मिशन दिया गया। इसमें हमने तरह तरह के हथियारों से लड़ते हुए एक्सप्लोजिव बेल्ट के जरिए खुद को उड़ा देना था। हमें रशियन AK-47, स्नाइपर राइफल, PKC मशीन गन और हैंड ग्रेनेड दिए गए थे। हमने कुर्दिश सेना को उलझा कर रखा हुआ था। तभी शाम को एक गोली मेरे दाएं हाथ को चीरते हुए सीने में लगी। मैं 2 दिनों तक कैंप में बेहोश रहा। ISIS के लोगों को लगा कि मैं मर चुका हूं। उन्होंने मेरे घर वालों को WhatsApp के जरिए मेरे मरने की खबर दे दी। ठीक होने के बाद जमर ने मुझे एक और सुसाइड हमले का मिशन दिया था। मुझे 3 टन विस्फोटकों से भरी कार से सेना की बटालियन पर हमला करना था। हमने करीब 20 दिन इंतजार किया, लेकिन सेना ने कहीं और राबिया में धावा बोल दिया। हमें युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सेना को पता चला कि हम सुसाइड बॉम्बर हैं। उन्होंने गोलियां चला दी, जिसमें मैं जख्मी हो गया। हमारे कुछ साथी हमें यूं ही छोड़कर भाग गए। शहादत में नाकाम होने के बाद मैं सीरिया चला गया। इसी दौरान यहाँ इंडिया में खबर आ चुकी थी कि कल्याण के 4 युवक
ISIS के लिए लड़ गए हैं। और ये भी खबर थी कि आरिफ मजीद मर चुका है। उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि वो जिंदा है। फिर कैसे एक मृत घोषित शख्स जिंदा हुआ, इसका जिक्र भी आरिफ के कबूलनामे में है। और ये भी कि कैसे ISIS के गलत कामों की कलई खुली और उसका मोह भंग हुआ। ठीक होने के बाद मैं रक्का में एयर स्ट्राइक प्रोविंशियल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेंटर बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगा। 21 अक्टूबर 2014 को मैंने स्काइप के जरिए अपनी बहन आयशा से कांटेक्ट किया। पूरा परिवार मुझे जिंदा पाकर बहुत खुश हुआ और वतन लौटने के लिए कहने लगा। मैंने इस दौरान देखा था कि ISIS के लोग किस तरह औरतों पर जुल्म करते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। मेरा मोह भंग हो चुका था। मैंने अपने कैंप के चीफ से मेडिकल ग्राउंड पर घर लौटने की इजाजत मांगी। उसने मुझे समझाया कि वतन लौटते ही मेरा ठिकाना जेल होगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है। 23 नवंबर को मुझे वतन लौटने की इजाजत मिल गई। मुझे फिर हुदूद सेंटर ले जाया गया जहां मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसके बाद 25 नवंबर को मैं कुछ और लोगों के साथ बस में सवार होकर ज़ेराबल्स पहुंचा। वहां से हमें गाजियान्टेप सिटी लाया गया। यहां से हम कांटेदार बॉर्डर क्रॉस कर टर्की पहुंच गए थे। वहां से मैं इस्तांबुल गया और फिर 29 नवंबर को सुबह मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ मजीद अब भी गिरफ्तार है और उसे हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। आगे हम आपको बताएंगे उस फेसबुक का किस्सा जिसमें आरिफ फंसा और फंसता ही चला गया। आरिफ माजिद, आरिफ जैसे जो लड़के हैं, युवक हैं, वो दरअसल फंसते कैसे हैं ISIS के चंगुल में, ये भी दिलचस्प कहानी है और हैरान कर देने वाली कहानी है। युवकों को, आरिफ जैसे युवकों को अपने चंगुल में, अपने जाल में फांसने के लिए ISIS के पास 2 खतरनाक हथियार हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। इनमें से तो एक मजहब के नाम पर भड़काऊ वीडियो और बातों के जरिए युवकों का ब्रेन वॉश करना, उन्हें जिहाद के लिए उकसाना है। ये एक हथियार है। जबकि जो दूसरा हथियार है वो है महिलाओं की फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को जाल में फंसाना। ताहिरा नाम की ऐसी ही एक फर्जी महिला ने आरिफ माजिद को फेसबुक पर पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद दोस्ती की और फिर निगाह कर उसे अपना शौहर बना लिया था। आरिफ मजीद के बगदाद जाने से ठीक 1 महीने पहले फेसबुक पर ताहिरा नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। मजीद के दोस्त फहद ने उसे बताया था कि वो सीरिया में रहने वाली ताहिरा नाम की एक लड़की को जानता है। फहद ने बताया कि उसने उस लड़की के साथ सीरिया जाने वाले रूट को लेकर फेसबुक पर चर्चा की है। 1 महीने बाद ही फहद के कहने पर ताहिरा ने उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जिसने उसे कबूल कर लिया था। ताहिरा ने उसे बताया कि वो फिलिस्तीन में जिहाद में शामिल है। इसी के साथ धीरे धीरे मजीद और ताहिरा के बीच फेसबुक पर लंबी चैटिंग होने लगी। ये देखिए, हर चीज का इस्तेमाल ये होने वाला है। इसमें पैसे का इस्तेमाल होगा, इसमें महिलाओं का इस्तेमाल होगा, इसमें धर्म का इस्तेमाल होगा, इसमें जाति का इस्तेमाल होगा, इसमें प्रांत का इस्तेमाल होगा, इसमें गरीबी अमीरी सब जितने भी पहलुओं का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं वो करेंगे। क्योंकि वो लोगों का जो स्वार्थ है वो नहीं चाहते कि लोग सुधरें, समझें और चैन और अमन शांति की तरफ लोग बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते। मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ताहिरा ने मुझसे निकाह करने की बात की और उसने फेसबुक पर अपना स्टेटस भी चेंज कर दिया जिसमें लिखा कि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है। मगर फेसबुक पर निकाह के बाद मैंने इराक में शहादत वाले ऑपरेशन को चुना और ताहिरा ने फिलिस्तीन में जिहाद को ज्वाइन कर लिया। ताहिरा ने फेसबुक पर अपने स्टेटस में मजीद को शौहर लिख दिया, लेकिन अपना फोटो नहीं भेजा। मजीद को नहीं मालूम था कि ताहिरा कौन है और कैसी दिखती है। काफी इसरार के बाद आखिर ईद के दिन ताहिरा ने अपनी फोटो भेजी, लेकिन मजीद ये देखकर हैरान रह गया कि वो पूरी तरह से बुर्के में ढकी हुई थी और आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहीं पर ताहिरा के बारे में शक का पहला बीज मजीद के दिमाग में पड़ा। ताहिरा ने पूरे ऑपरेशन में काफी अहम रोल निभाया। ताहिरा ने ही मजीद और उसके साथियों को सीरिया आने की सलाह दी।
ताहिरा ने ही इनको बगदाद पहुंचने पर अबू फातिमा नाम के शख्स का नंबर दिया था। किसी को नहीं पता है कि ताहिरा मर्द है या औरत, जवान है या उम्र दराज। ये सारे राज सिर्फ और सिर्फ ताहिरा की पहचान और हनी ट्रैप के साथ दबे पड़े हैं। मजीद ने जिहाद के नाम पर शहीद होने का रास्ता चुन लिया था, जिसके बाद ताहिरा ने मजीद से उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा और अपनी मंशा बताई कि वो इसके जरिए कई दूसरे भारतीय युवकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे भी संपर्क करना चाहती है, ताकि भारत में युवकों को जिहादी बनाने के लिए अपने जाल में फंसाया जा सके। सूत्र बताते हैं कि असलियत जानने के बाद मजीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यही वो पॉइंट था जहां मजीद को यह समझ में आ गया कि ताहिरा का प्यार महज एक छलावा था और युवकों को आईएसआईएस में शामिल कराने के लिए एक सोचे समझे प्लान के तहत उसे भी दूसरे युवकों की तरह इसमें फंसाया गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मजीद आईएसआईएस का सुसाइड बॉम्बर बन चुका था। राकेश त्रिवेदी और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।